हेलो स्टूडेंट, आज अपन भारतीय संसद के दूसरे सदन, जिसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, राज्यसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। राज्यसभा का गठन किस प्रकार से, चुनाव है जो राज्यसभा का कैसे और कौन सी जनता द्वारा किया जाता है या कोई संस्था करती है, और राज्यसभा के क्या कार्य हैं, क्या राज्यसभा को भी लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त है या उनसे कम शक्तियाँ प्राप्त है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राज्यसभा जो है वो संसद का द्वितीय सदन है, उच्च सदन है। संविधान का जो अनुच्छेद 80 है 80, उसके अनुसार इसकी सदस्य संख्या को निर्धारित किया गया है, और सदस्य संख्या जो है वो अधिकतम 250 हो सकती है, यानी 250 हो सकती है। इनमें से जो 238 सदस्य हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और बाकी जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में यदि अपन देखें तो राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 245 है, 245, और इसमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 जो सदस्य है वो संघ राज्य क्षेत्रों का, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नामजद किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनको कला है, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने कोई विशेष ज्ञान या फिर कोई विशेष अनुभव इन्होंने प्राप्त किया हो। इन क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, इसका जो उल्लेख है वो अपने को संविधान की 4थी अनुसूची में मिलता है। क्योंकि देखिए, अपने यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसकी रचना की गई थी। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो एक तरीके से राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यानी राज्यों की जो विधानसभाएं होती है और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को उस राज्य की जनता ने निर्वाचित किया है, लोकसभा की तरह। तो ये जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, इनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और वो भी जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसके अनुसार होता है। मान लीजिए जिन क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष जो निर्वाचक मंडल है वो गठित कर दिए जाते हैं। दूसरी बात, अपने यहाँ पर जो राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा किया गया है वो उनकी जनसंख्या के अनुसार किया गया है। यदि अपन भारत की और अमेरिका के दूसरे सदन, अमेरिका का जो सीनेट है, उसकी तुलना करें या देखें तो वहाँ पर संघ के जो वहाँ राज्य हैं, चाहे वो छोटे हैं जनसंख्या में या बड़े हैं, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ जनसंख्या को आधार बनाया गया, इसलिए हर राज्य से जो राज्यसभा में आने वाले प्रतिनिधि होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी संख्या भी क्या होती है, अलग अलग। जनसंख्या में प्रथम जो 50 लाख व्यक्ति है वहाँ तक एक, उसके बाद 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक, और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे कि अपन देखें तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है तो वहाँ 31 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि त्रिपुरा से एक सदस्य ही चुना जाता है। तो इस प्रकार जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो किसके द्वारा, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। दूसरी चीज़ की राज्यसभा में जो संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वहाँ यदि नहीं है विधानसभाएं तो फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार तो चुनाव होगा ही, लेकिन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अभी वर्तमान में अपन देखें तो दिल्ली और पुडुचेरी है जहाँ से राज्यसभा के सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं या चुने जाते हैं। बाकी जो अन्य संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ की काफ़ी कम होने के कारण उन्हें अलग से कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। राज्यसभा में राजस्थान से यदि अपन बात करें तो 10 सदस्य चुने जाते हैं, राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं। अब देखिए, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए अभी हाल ही में 2 संशोधन किए गए थे। पहला ये था कि राज्यसभा के लिए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहा है उसके लिए अब ये आवश्यक नहीं है कि उसका नाम उस राज्य विशेष की मतदाता सूची में होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहे हैं।
ऐसा अब नहीं है। अब आप यदि राज्यसभा के लिए प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं तो आपका नाम भारत के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में हो सकता है। जिस राज्य से आप चुनाव लड़ रहे उस राज्य की मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी नहीं है। दूसरा जो है वो राज्यसभा के लिए जो मतदान होगा वो जो गुप्त व्यवस्था की गई थी संविधान में, उसकी जगह खुला और पारदर्शी मतदान की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद अपन देखते हैं राज्यसभा के लिए योग्यताएं, कौन सा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ सकता है। तो सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि लोकसभा के लिए अपन ने देखा था कि उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा किसी लाभ के पद पर नहीं हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं हो, और ऐसी अन्य योग्यताएं भी संसद किसी कानून के द्वारा इस सदन के लिए क्या करें, निर्धारित करें, उन योग्यताओं को भी वह पूरा करना चाहिए। जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा जो योग्यताएं राज्यसभा और लोकसभा के लिए निर्धारित की गई थी उसमें यही थी, एक तो जो अभी इसको हटा दिया गया है कि उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लेकिन बाद में 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो बाध्यता थी वो समाप्त कर दी। अब कोई व्यक्ति किसी भी राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम हो सकता है। दूसरा, उसके बाद अपन देखते हैं कि वह किसी चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत कोई दोषी नहीं करार दिया गया हो, उसे किसी भी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा न हुई हो, या फिर भ्रष्टाचार के कारण या किसी सरकारी सेवा में निष्ठाहीनता के कारण उसे बर्खास्त नहीं किया गया हो, अन्य कुछ सामाजिक बुराइयों में यदि उसकी लिप्तता पाई जाती है तो भी उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं कार्यकाल। हाँ, एक बात और कि यदि मान लीजिए कभी ये प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य ये योग्यताएं रखता है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसके लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ये जो प्रश्न है, और बाद में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के आधार पर जो भी निर्णय देगा वो क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। अब अपन देखते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। ये एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता, क्योंकि पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता, और लोकसभा की तरह इसको राष्ट्रपति द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पदनिवृत्त हो जाते हैं। उनकी जगह नवीन जो नए सदस्य हैं वो पद ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं पदाधिकारी। तो पदाधिकारी संविधान का जो अनुच्छेद 89 है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो भी उस पद पे बैठेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति है उपराष्ट्रपति के पद पर, वह राज्यसभा का क्या माना जाएगा, सभापति माना जाएगा। और उपसभापति का जो निर्वाचन है वो राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को निर्वाचित करती है। जब मान लीजिए उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो या फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो फिर राज्यसभा का जो उपसभापति है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा का जो सभापति है, उपराष्ट्रपति है या उपसभापति है, उनको वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक सदन के किसी अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। जैसे सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना है, कार्य प्रणाली संबंधी जो नियम या विनियम है वो तय करना है, वाद विवाद संगत करना है, इस तरीके से। राज्यसभा की जो गणपूर्ति है वो सदस्य संख्या की लोकसभा के समान ही 1/10 रखी गई है। अब अपन देखते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ। देखिए, राज्यसभा की जो रचना है वो लोकसभा के एक सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई थी। लेकिन यदि अपन संवैधानिक स्थिति देखें तो राज्यसभा की जो स्थिति है वो लोकसभा की तुलना में थोड़ी कम शक्तिशाली है। हालांकि कई मामलों में राज्यसभा को भी लोकसभा के बराबर शक्तियाँ दी गई है, और कुछ विशेष शक्तियाँ भी राज्यसभा को दी गई है। सबसे पहले यदि अपन विधायी शक्तियों में बात करें तो विधायी शक्तियों में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी जो विधि निर्माण संबंधी कार्य है वो करती है। जो अवित्तीय विधेयक होते हैं या जो साधारण विधेयक होते हैं उनमें लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ दी गई है। हालांकि अवित्तीय या जो साधारण विधेयक है उनको दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही वो विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। लेकिन मान लीजिए यदि दोनों सदनों में इस साधारण विधेयक को लेकर किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है, या फिर
6 महीने तक राज्यसभा द्वारा उस विधेयक के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो फिर दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, और उसमें जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। लोकसभा का जो स्पीकर है वो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो व्यवहार में यदि अपन देखें तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, नामात्र का पद है, तो ये वो सारे कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है, और मंत्रिपरिषद क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ज़्यादातर मंत्रिपरिषद वही परामर्श देगी जो लोकसभा चाहेगी। यदि मान लीजिए कोई विधेयक राज्यसभा से स्वीकृत है लेकिन लोकसभा ने उसको क्या कर दिया है, अस्वीकार, तो वह विधेयक अपने आप ही क्या हो जाएगा, समाप्त, क्योंकि इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। लोकसभा ही नहीं चाहती कि वह विधेयक पारित हो। दूसरा ये है कि संयुक्त बैठक में विधेयक पर जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है, तो क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर भी लोकसभा की जीत होती है। तो इस प्रकार राज्यसभा जो साधारण विधेयक होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक विलंब कर सकती है। यदि अपन अब तक देखें तो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 1961 में जो दहेज निषेध विधेयक था उसके ऊपर, फिर 1978 में बैंकिंग सेवा को आयोग विधेयक था उसके लिए भी, और तीसरी बार 2002 का जो आतंकवाद निरोधक विधेयक था पोटा, उसको पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, ये अपन दूसरी शक्तियाँ देखते हैं। संविधान संशोधन, यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियाँ दी गई है। यानी संविधान में संशोधन का जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकार समझा जाएगा जब संसद के जो दोनों सदन हैं उनको अलग अलग अपने कुल बहुमत से और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए जो 2/3 बहुमत है उससे वो पारित करें। यानी संविधान संशोधन के लिए जो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उससे वह पारित करें। यहाँ जो संवैधानिक संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनमें देखिए, यदि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार की असहमति है तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। यदि वो राज्यसभा से पारित होकर आता है तो लोकसभा को स्वीकार करना जरूरी है, और यदि लोकसभा से स्वीकार होकर आता है तो राज्यसभा को स्वीकार करना जरूरी है, तभी वह विधेयक क्या माना जाएगा, पारित हुआ माना जाएगा। धन विधेयक या वित्तीय शक्तियों के संबंध में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर भी जो संविधान के अनुसार जो भी वित्त विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे। यानी वित्त विधेयक या धन विधेयक की जो शुरुआत है वो भी लोकसभा से ही हो सकती है, और लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वह विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे। राज्यसभा इन विधेयकों पर 14 दिन तक विचार कर सकती है। यदि वह 14 दिन तक नहीं लौटाती है तो वह उसी रूप में पारित हो जाएगा जिस रूप में लोकसभा जिस प्रारूप में लोकसभा उसको पारित करना चाहती है। या राज्यसभा हो सकता है कि उस धन विधेयक के बारे में अपने कुछ सुझाव लोकसभा को दे, लेकिन लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भी लोकसभा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद अपन देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसद के निम्न सदन से सरकार का, कार्यपालिका का गठन होता है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। हालांकि राज्यसभा के सदस्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है वो राज्यसभा को नहीं है, वो सिर्फ किसको प्राप्त है, लोकसभा को ही प्राप्त है। तो कार्यपालिका पर यदि नियंत्रण की दृष्टि से अपन बात करें तो यहाँ भी राज्यसभा से लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। कुछ अन्य शक्तियाँ अपन यदि देखें, जैसे राज्यसभा के सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव, अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग जब लगाना हो तब राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा वह महाभियोग पारित होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो भी दोनों सदनों से पारित हुआ होना चाहिए।
यहाँ एक बात और है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो लाया जा सकता है वो पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है प्रथम बार, वो राज्यसभा से पारित होकर ही वो लोकसभा के पास जाता है। इसके अलावा देखिए, यदि आपातकाल लागू है देश में और उसको अवधि को और आगे तक लागू रखना है तो फिर दोनों सदनों की सहमति जो है वो जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो उसके लिए भी दोनों सदनों की सहमति या अनुमोदन जो है वो जरूरी होता है। यहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा को कुछ 2 विशेष अधिकार दिए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 249, 249 और 312 के तहत। 249 के तहत ये राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह अपने जो राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो उस राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? संसद को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि अपन देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में संघीय सूची के ऊपर केंद्रीय सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें। लेकिन यदि राज्यसभा ने अपने बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तो फिर वहाँ केंद्रीय सरकार, संसद जो है वो कानून बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का यदि सर्जन करना हो तो वो भी राज्यसभा कर सकती है। अपने 2/3 बहुमत से पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन या स्थापना राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। हालांकि अपन संवैधानिक स्थिति में देखें तो राज्यसभा की स्थिति लोकसभा जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यसभा को द्वितीय सदन के रूप में अपनाया गया। तो इसका कारण यही था कि लोकसभा यदि जल्दबाजी में दोषपूर्ण तरीके से या फिर विधान की समीक्षा किए बिना कोई विधेयक बनाती है तो क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अनुभवी होते हैं उम्र में भी और पेशेगत रूप से भी, इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो नामित सदस्य भी किए जाते हैं तो वो उन विधेयकों के ऊपर बारीकी से क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के हितों की रक्षा के लिए, राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, संघात्मक व्यवस्था को उचित बनाए रखने के लिए भी राज्यसभा का गठन किया गया। तो संसद के दोनों सदनों की ही अपनी उपयोगिता है। धन्यवाद।